नेक्स्ट टॉपिक आपका है सिंथेसिस। ये जो पॉइंट आउट द एरर्स होती है उसमें कभी कभी सेंटेंस मिल जाता है, तो उसके लिए हमें तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। सिंथेसिस का मतलब होता है सेंटेंस को जोड़ना। 2 या 3 सेंटेंस दे देंगे, उसको नियम के हिसाब से जोड़ना है। अब जोड़ने में एक तो सिंपल रूल होता है, एक कॉम्प्लेक्स, एक कंपाउंड। 3 तरीके से हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। वो कुछ लिखता नहीं है कि सिंपल बनाओ कॉम्प्लेक्स, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो 3 चीज़ें हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल के अलग रूल, कॉम्प्लेक्स के अलग रूल हैं और कंपाउंड के अलग रूल। सबसे पहले इसमें जो रूल कर रहे हैं तीनों में से एक रूल स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स। हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट नाउन, क्लोज, ये सब एग्जाम में प्रॉब्लम आती है। एडजेक्टिव, क्लोज और एडवर्ब। अब ये क्लोज क्या होती है? क्लोज आप यहां पर माने कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 या 3 वाक्य देंगे, तो एक वाक्य तो क्या होगा, एक वाक्य तो होगा मेन वाक्य और दूसरा वाक्य उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो डिपेंड करेगा वो आपकी नाउन क्लोज में हो सकता है, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। ठीक है, तो अब इसके सबके नियम अलग अलग हैं। तो सबसे पहले कर रहे हैं, आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको करेक्शन करने में दिक्कत नहीं आएगी, ये बिल्कुल मैं आपको अभी एश्योर कर देता हूँ। अब बात आती है नाउन क्लोज में। क्या वहाँ पे ये नहीं कहेगा नाउन क्लोज बनाओ, वहाँ तो सेंटेंस देगा, आपको बताना है, देखना है कि कहाँ गलती है। नाउन क्लोज के अंदर 4-5 वर्ड है, तो सबसे पहला वर्ड देखते हैं दैट। इस दैट का जब हम यूज करते हैं तो कोई बात जब हमें श्योर होती है, कंफर्म, 100% श्योर, क्लियर, तो दैट का यूज होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल करें, जैसे हम कह रहे हैं आई नो इट, राम इज रिच। मैं ये जानता हूं राम अमीर है, तो ये बात कंफर्म है, मैं जानता हूं कि राम अमीर है, तो मैं जानता हूं सेंटेंस पहले आना चाहिए, तो आई नो। और जब हम दैट लगा रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। दैट के बाद जो चीज आप जानते हैं, राम इज रिच, इसमें कोई डाउट नहीं होता, मुझे यकीन है कि आप पास होंगे। तो ये जो सेंटेंस होते हैं इस तरीके के वाक्य में लगते हैं हम लोग नाउन क्लोज के अंदर। तो दैट, अब आपसे क्या करेगा एग्जाम के अंदर, वो दैट की जगह आपको कुछ अदर वर्ड दे देगा, तो आपको खुद पहचानना है कि सर इसमें दैट का यूज होना है। जैसे एक सेंटेंस और देखें, जैसे मैंने भी बोला आपको, आई बिलीव, ठीक, आई बिलीव सो ही विल पास। जब विल होता है ये भी एश्योर होता है, मेरा ये विश्वास है, मेरा ऐसा विश्वास है कि वह पास होगा, वह आएगा, वह जाएगा। तो इसमें भी बिल्कुल कंफर्मेशन हो गया, आई बिलीव दैट। जब दैट लगाते हैं तो उससे पहले सो है, इट है, ये सब हटा देते हैं। आई बिलीव दैट ही विल पास, क्लियर। तो ये वाला वाक्य भी हमारा क्लियर हो गया। तो दैट का प्रयोग कहाँ करना है? दैट का प्रयोग वहां करना है जब बात बिल्कुल एश्योर होती है। अब लेकिन ये तो कंफर्म नहीं है कि हर बात एश्योर हो, तो उसके लिए फिर अदर वर्ड है जो कि एग्जाम में आया हुआ है, इफ। इफ भी होता है, वेदर भी होता है। और यहां पर जैसे वहां पे दैट का मतलब था हिंदी अर्थ की, यहां पर की क्या। और ये जो इफ या वेदर का प्रयोग होता है, यहां पर हम लोगों को डाउट होता है। क्या होता है? डाउट होता है। यहां पर आपको ये कुछ वर्ड मिलेंगे, डू नॉट नो, डाउट, डू नॉट नो, कैन नॉट से। कैन नॉट का शॉर्ट होता है कांट से, क्लियर। यहां पर जब आप असमंजस में हो, जब आपको श्योर ना हो, जब श्योर हो तो दैट, मैं जानता हूं कि मैं शाम को पढ़ाऊंगा, मैं जानता हूं, ये बात क्लियर है। अब मुझे डाउट है, मैं नहीं कह सकता भाई शाम को पढ़ाऊंगा या नहीं। तो उस कंडीशंस के अंदर, उस कंडीशंस में हम लोग, उस कंडीशंस के अंदर
हम लगाते हैं इफ या वेदर। तो आपको सेंटेंस में जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे कहूं आई डू नॉट नो राम इज गोइंग, मैं नहीं जानता राम जा रहा है, मैं नहीं जानता कि क्या राम जा रहा है, कि क्या। लेकिन आपको तो कंफर्म हो गया जब ये वर्ड हो, डाउट हो फर्स्ट फॉर्म, डाउट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो डाउटेड, डू नॉट हो, डिड नॉट नो हो, कोई मैटर नहीं है, कांट का कुड नॉट से हो, तो यहां पर ये वाले पहले आएंगे। डू नॉट नो, क्या नहीं जानते आप, इफ या वेदर, इफ राम इज गोइंग। क्लियर, बिल्कुल कंफर्म कर लो, कहीं कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एक सेंटेंस और देखते हैं, जो मैंने एक्सरसाइज में इसके 2-3 सेंटेंस ऐसे ही मैंने आपको लिखे हैं, तो अच्छी तरीके से आप देखें। जैसे एक सेंटेंस ये भी आता है, आई कैन नॉट से ही मे बी इल। मे बी जो होता है वो डाउट ही क्रिएट करता है, पहले तो मे बी डाउट क्रिएट करता है, लेकिन हमने तो ये मिल गया कैन नॉट से, तो हमने बनाया आई कैन नॉट से, क्या आना चाहिए, इफ। अब देखो इसको थोड़ा ट्रांसलेट करें, मैं नहीं कह सकता कि क्या वह, पहले तो कह रहे हैं मैं नहीं कह सकता वह बीमार हो सकता है। जब हम इसको बनाएंगे सेंटेंस को, तो क्या कहेंगे, मैं नहीं कह सकता कि क्या वह बीमार है, कि क्या वह बीमार है। तो ये जो वर्ड है मे बी, बीमार है हो सकता है, माइट होता तो वाज हो जाता, अगर कैन का कुड होता तो मे का माइट होता, जब माइट होता तो यहाँ पर वाज वर्ब, इफ ही इज इल, ये वाला टेंस आपको बताएगा कि यहाँ पर ये। तो इसको मे बी को जो है हम कन्वर्ट कर लेते हैं इज आर एम या वाज वर्ब। वाज वर्ब कब आएगा, जब यहाँ पर पास्ट होगा। क्लियर, मैं नहीं कह सकता कि क्या वह बीमार है, ये हो गया आपका। तो एग्जाम के अंदर कैन नॉट से लिखा था और वहाँ पर दैट लिख दिया था, जो कि गलत है, दैट नहीं आ सकता, क्या आएगा, इफ या वेदर। एक वर्ड है इसमें, 3 वर्ड, दो वर्ड हो गए हैं आपके, 3 वर्ड, जो भी, वाट का मतलब जो भी। यहां पर क्या है, जैसे एग्जांपल, ही इज सेइंग समथिंग, लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू आती है, लिसन टू इट, वह कुछ कह रहा है, इसे सुने। तो ज्यादातर इन वाले वाक्यों में जिसमें हम वाट लगाते हैं समथिंग आता है, लेकिन आपको बनाना है सेंटेंस तो सुने जो भी वह कह रहा है, तो सुने वाला सेंटेंस पहले आ रहा है। तो लिसन टू, जब हम वाट लगाते हैं तो कोई भी एंटीसीडेंट नहीं आता, ये आपको ध्यान होगा। लिसन टू वाट ही इज सेइंग, लिसन टू, वाट से पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आता है, ये आपको रूल आपको करा दिया था मैंने। वाट का क्लियर हो गया आपका, ठीक। तो इसको फिर भी देख लें, 3 वर्ड इसमें मेन हमने देखे, 3 वर्ड। एक तो दैट का प्रयोग जो श्योर के लिए दिखाता है, और इफ का प्रयोग, इफ या वेदर का प्रयोग जो डाउट के लिए, कैन नॉट से, डू नॉट नो के लिए दिखाता है, और एक वर्ड जो भी। एक सेंटेंस और देख लें इसका एग्जांपल। इसमें नाउन क्लोज में, ये वैसे भी हमें पता होना चाहिए, हमें बेसिकली आता है ये चीज, लेकिन मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, वेयर आर यू गोइंग, टेल मी। अब इस सेंटेंस को क्या करें, कुछ नहीं करना, जो इंटरोगेटिव वाला है खासकर प्रश्नवाचक, उसको बाद में ले जाएं। तो पहले सेंटेंस क्या होना चाहिए, टेल मी। क्लियर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर आपने किया था, ध्यान होगा, पहले प्रश्नवाचक शब्द आता था, उसके बाद सब्जेक्ट आता था, यू आर गोइंग। जब हमने सब्जेक्ट के, जब प्रश्नवाचक शब्द के बाद सब्जेक्ट आता है तो फिर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता,
और जब सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर आता है कोई हेल्पिंग वर्ब, या ऐसे मान लो प्रश्नवाचक शब्द के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट बाद में आता है। तो सब्जेक्ट हमने क्योंकि वेयर के तुरंत बाद रख लिया तो लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द नहीं आएगा। इसी से रिलेटेड अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उसको करेंगे इन्हीं को लेकर। चलो इसको खत्म करते हैं।